दोस्तों आज फिर एचआईवी के ऊपर एक ताजा जानकारी है हमारे पास। देखो कल जो हमने वीडियो बनाई थी वो बनाई थी कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो नए प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के, उन्होंने जो भी दुनिया को यानी कि पैसा भेजते थे, फंडिंग देते थे हेल्थ केयर सेक्टर में, डब्ल्यूएचओ को भी देते थे, और जितना भी एड्स का प्रोग्राम चला हुआ है, यूएन एड्स जिसको बोलते हैं, तो बहुत ज़्यादा फंडिंग देते थे तो वो रोक दी थी। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज की ये वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं लेटेस्ट जानकारी। अगर लगातार ऐसे ही अगर फंडिंग रोक दी जाती है तो क्या हो सकता है, क्या उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ये बात बताई है यूएन एड्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने ये बात बताई है। ये जो लेटेस्ट खबर है ये 8 फरवरी की है। 8 फरवरी को ये न्यूज में आई थी। तो इसमें क्या लिखा है इस खबर में मैं आपको बता देता हूं। इस खबर में जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है यानी कि डायरेक्टर है यूएन एड्स के, जो कि जनेवा में है, ठीक है, तो उन्होंने बताया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप या फिर यूएन एडमिनिस्ट्रेशन अगर ये फंडिंग को रोक देता है, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा अमेरिका यानी कि जो ये फंडिंग देता है, पैसे देता है, ये लगभग दुनिया के अंदर 70 देशों को पैसे देता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, 70 देशों को ये पैसे देता है हेल्थ केयर में, खासकर जैसे एड्स से रिलेटेड है, ठीक है, कैंसर से रिलेटेड उसमें भी देता है, लेकिन खासकर एड्स से जो रिलेटेड है, एचआईवी एड्स से, उनको देता है। तो अब देखो बहुत सारे देश ऐसे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊंगा, इथोपिया एक ऐसा देश है जिसके अंदर 5000 जो वर्कर हैं उसको जो पैसे भेजता है वो यूएन भेजता है। ऐसे दुनिया के अंदर बहुत सारे देश, जैसे मैंने बताया 70 देश हैं जिनके अंदर यूएन फंडिंग करता है। तो जब डोनाल्ड ट्रंप आए, सीट पे बैठे, 20 जनवरी की बात है, 20 जनवरी बैठते उन्होंने ये बोला था कि जितनी भी फंडिंग रोक दो। बस उन्होंने ये नहीं देखा कि भाई कहां कौन सी फंडिंग जा रही है, बस फंडिंग रोक दो, इसको हम देखेंगे कि इसको कितना पैसा देना चाहिए। हालांकि कुछ समय के बाद यानी कि 2-4 दिन के बाद जब इमरजेंसी फील हुई उनको, तो एक फंड होता है यूएस प्रेसिडेंट फंड जिसको बोलते हैं, इमरजेंसी फंड बोलते हैं, फंड के तौर पे एक वेवर दिया गया, सिर्फ वेवर। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये कंफ्यूजन होता है, फंड रिलीज करना परमानेंट, जैसे बार बार रिलीज करना उसको, और वेवर देना अलग अलग चीजें होती हैं, राइट। वेवर आपको हमेशा नहीं मिलता। जैसे आप किसी फोन का बिल नहीं भरते हैं, 1000 रुपए हो जाते हैं, आपने यूज किया है 500 रुपए का हो जाते हैं 1000 रुपए, तो वो 500 रुपए का वेवर दे देते हैं। या फिर आपका 5000 का बिल है तो बोल देते हैं आप 3000 भर दो, बाकी 2000 का वेवर दे देते हैं, ठीक है। यानी कि उसने कुछ वेवर किया है, यानी कि पैसे दिए हैं, थोड़े मोटे दिए हैं, लेकिन परमानेंट नहीं दिए हैं, ठीक है, राइट। तो ये इमरजेंसी फंड है। लेकिन देखो अगर मान लो कि ये लगातार रोक देते हैं, क्योंकि जो यूएन एडमिनिस्ट्रेशन है, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है जो, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जब जीत के आए हैं तो उनकी एक पॉलिसी थी कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 2 इंसान खड़े हैं, ठीक है, तो एक साउथ अफ्रीका का है यानी किसी भी देश का है, और एक है अमेरिका का, और वो चीज है मान लो एचआईवी की दवाई, मान के चलो कि एक दवाई है और उससे किसी की जान बच सकती है, और एक है दुनिया में किसी भी देश का, एक है अमेरिका का, तो फिर वो अमेरिका वाले को देंगे। इसी को बोलते हैं कि अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी। ये है डोनाल्ड ट्रंप की। अगर डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता है कि एचआईवी की फंडिंग जो हम देते हैं, बाहर देते हैं, और यूएस के अंदर उसकी कमी है, यानी कि यूएस के अंदर एचआईवी फैलता जा रहा है, रुक नहीं रहा, फंडिंग की कमी है, तो फिर वो उस फंडिंग को काट देंगे, वो दरकिनार कर देंगे। इस बात का याद रखना, क्योंकि ये अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि जैसे बाइडन जी आए थे तो उन्होंने बोला था कि अफगानिस्तान के अंदर जितने भी हमारे यूएस के कैंप बने हुए हैं, आर्मी है, हम उसको वापस बुला लेंगे। तो जब वो इलेक्शन जीते थे, इलेक्शन जीतने के तुरंत बाद उन्होंने जितने भी यूएस के सैनिक थे, अमेरिकन थे, सबको वापस बुला लिया था।
वहां पे जो मर्जी हुआ, देखो उसके बाद में उन्होंने बहुत सारे हेलीकॉप्टर, जहाज, वेपन वहीं छोड़ दिए थे, लेकिन जितना मर्जी नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने सैनिक सारे के सारे वापस बुला लिए थे। कहने का मतलब मेरा ये है इसके पीछे कि जो पॉलिसी एक बार वो बना देते हैं, जो ऐलान कर देते हैं पहले इलेक्शन से पहले, वो करते हैं। यानी कि मुझे नहीं लगता कि ये फंड बार बार रिलीज करेंगे, या तो उसमें कुछ कटौती करेंगे या फिर फेरबदल करेंगे, कुछ न कुछ वो जरूर करेंगे, क्योंकि अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी है। अगर ये कट कर देते हैं या फिर पॉलिसी चेंज कर देते हैं या फिर स्टॉप कर देते हैं, तो फिर यूएन एड्स जनेवा, जो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इन्होंने बताया है कि 6.3 मिलियन लोगों की डेथ हो सकती है 2025 से 2029 के बीच में, यानी कि 63 लाख लोगों की। लेकिन देखो 63 लाख लोग वो कौन से होंगे, ध्यान से सुनना, 63 लाख लोग वो होंगे जिसका कंट्री, जिसका देश टोटल यूएस के ऊपर डिपेंड है। ठीक, यूएन यानी कि यूएस के ऊपर, जो अमेरिका के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, उसके ऊपर जो डिपेंड है वही देश इफेक्टेड होंगे। बाकी जो डेवलपिंग कंट्री हैं, चाइना है और भी हैं, जैसे दूसरा रसिया है, जापान है, जैसे इटली, जो भी यूरोपियन देश हैं, वो इस चीज से इफेक्ट नहीं होंगे। इफेक्ट वही होंगे जैसे अफ्रीका के अंदर जितने भी देश आते हैं, बाकी छोटे मोटे और भी देश हैं, वही इस चीज से ज्यादा इफेक्ट उनको पड़ेगा। एक चीज और मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, अगर मान लो एड्स जो एड है, एड नहीं पहुंचती, यानी कि सहायता नहीं पहुंचती, पैसा नहीं पहुंचता, तो देखो जितने भी हेल्थ वर्कर हैं, ध्यान से सुना मेरी बात को, जितने भी हेल्थ वर्कर हैं 70 देशों के अंदर, अगर उनको पैसा नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेंगे, नौकरियां छोड़ देंगे। अब नौकरियां छोड़ने के बाद आप देखो कि नौकरियां छोड़ने के बाद कौन तो इतने बंदों को मैनेज करेगा, एचआईवी वालों को कौन उनको दवाई देगा, एक तो बेरोजगार हो जाएंगे, ऊपर से फिर वो जो एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट हैं वो आराम आराम से एड्स में बदलते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा। इम्यून सिस्टम कमजोर होगा तो बहुत सारी बीमारियां लगेगी, ट्यूबरकुलोसिस, ये एक अलग से चैलेंज खड़ा हो जाएगा, टीबी लगनी शुरू, फिर उनको टीबी की भी दवाई चाहिए, फिर उनको कैंसर की भी दवाई चाहिए, क्योंकि कैंसर भी हो सकता है, यानी कि जितनी सारी बीमारियां आएगी फिर उनकी भी दवाइयां चाहिए। अब तो एचआईवी की दवाई चाहिए, फिर उनको इनकी भी दवाइयां चाहिए, यानी कि लोड बढ़ सकता है 4 गुना अगर इसको जल्दी से अच्छी तरह जो फंड है उसको रिलीज नहीं किया गया तो। यानी कि ये फंड लगातार रखना पड़ेगा। 2030 का जो टारगेट बना रखा है 95, 95, 95, इसका मतलब ये होता है कि दुनिया के अंदर 95% लोगों को डिटेक्ट कर लेना एचआईवी के लिए, भाई 95% लोगों की आबादी के टेस्ट कर देना, राइट। उसके बाद फिर 95% लोगों को दवाई देना, दवाई पहुंचाना, 95% लोगों तक दवाई पहुंचाना एआरटी की। उसके बाद 95% लोगों का जो वायरल लोड है अनडिटेक्टेबल लेवल तक लेके जाना, यानी नीचे लेके जाना। ये है 2030 का 95, 95, 95 का ये फार्मूला। अगर ऐसा चलता रहा तो ये फार्मूला कामयाब नहीं होगा। और मैं एक चीज और बता देता हूं, आने वाले टाइम पे अगर ये एड रोक देते हैं, ये पैसा रोक देते हैं, फंडिंग रोक देते हैं, तो अमेरिका के अंदर जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका के किसी भी सिटीजन की एंट्री भी बंद हो सकती है। इस बात का याद रखना, एंट्री भी बंद हो सकती, बैन कर सकता है वो, एचआईवी पॉजिटिव वालों के लिए बैन कर सकता है अमेरिका। या फिर वहां पे आने से पहले, वहां पे एंट्री करने से पहले वो टेस्ट की रिपोर्ट मांगेंगे, और टेस्ट की रिपोर्ट भी मुझे लगता है कि वो खुद करेंगे, राइट। या फिर वो सेंटर बनाएंगे, अगर किसी देश में, जैसे मान लो इंडिया है, इंडिया से कोई जा रहा है तो फिर यहां पे टेस्ट ऑथराइज जगह पे टेस्ट करवाना पड़ेगा। हो सकता है पिछले 2, 3, 6 महीने की हिस्ट्री भी मांग सकते हैं, यानी कि पीछे 6 महीने पहले टेस्ट कराओ, फिर 3 महीने कराओ, फिर रिसेंटली टेस्ट कराओ, और हो सकता है वहां जाने के बाद भी टेस्ट हो। क्योंकि अगर ये एड नहीं पहुंचती है तो इतने पेशेंट एचआईवी को हो सकते हैं, और दोबारा मान लो कि 1-2 महीने के बाद चालू भी कर देते हैं एड को, सहायता को चालू कर देते हैं, बहुत सारे मरीज तो दवाई लेने के लिए नहीं आएंगे, जिसको काउंसलिंग कर करके डॉक्टर बुलाते हैं,
तो फिर डॉक्टर उनको क्या जवाब देंगे? डॉक्टर ने बोल रखा था कि एक भी गोली मिस नहीं करना है। तो वो मरीज आके पूछेगा, आपने बोला था कि एक भी गोली मिस नहीं करना है, या तो 2 महीने का गोली मिस हो गया, 3 महीने का गोली मिस हो गया, तो अब क्या करें हम? तो डॉक्टर के पास इसका कोई जवाब नहीं होता है। तो इस करके बहुत सारे जो पेशेंट होते हैं, हो सकता है मुड़ के वापस ना आए, और मुड़ के वापस नहीं आएंगे तो एचआईवी एड्स में बदलेगा और उनसे संक्रमण फैलने का भी बहुत ज्यादा खतरा होगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने बताया है कि 400% तक रेट बढ़ सकता है इसका, यानी कि दुनिया के अंदर एक एक्सप्लोजन हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है एचआईवी वाले पेशेंटों का 2029 तक। जो आंकड़ा अब मान लो कि 3.99 यानी कि 4 करोड़ के आसपास है। देखो 4 करोड़ तो एक एवरेज निकाली हुई है, उससे ज्यादा है आंकड़ा, तो 4 करोड़ से ज्यादा है जो पेशेंट हैं एचआईवी के, 4 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन 2029 तक अगर इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो 400% तक, परसेंट देख लो 400% कितना हो सकता है, कई गुना पेशेंट बढ़ सकते हैं। यानी कि आपको हर 1000 में, यानी कि 500 में एक मरीज एचआईवी का आपको दिखाई देगा। यानी कि दुनिया में हर जगह एचआईवी फैल जाएगा। फिर इसका कम होने का जो चांसेस है, यानी कि वो न के बराबर होगा। जब तक इसका परमानेंट कोई क्योर नहीं आ जाता, जब तक इसका खात्मा नहीं होगा। लेकिन अब क्या है, सिचुएशन कंट्रोल में है, अभी भी कंट्रोल में है। तो अगर ये एड दे दी जाती है लगातार, देखो ये एक वेवर दिया है, मैं बार बार बता रहा हूं, वेवर दिया है। वेवर का मतलब होता है कुछ छूट दे दी है, इमरजेंसी फंड में से पैसा दे दिया है कुछ, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, यानी कि मजबूती से, जैसे लगातार, यानी कि जो एड है, जो सहायता दी जा रही है, वो लगातार सहायता देनी पड़ेगी, क्योंकि 70 देश यूएस के ऊपर डिपेंड है। 70 देश, एक देश नहीं है, 70 देश। गरीब बहुत देश हैं, लेकिन यहां पे मैं एक बात और बताना चाहूंगा, भारत एक लीडर है इन चीजों में, आपको घबराने की बात नहीं है। कल भी मैंने बताया था कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, भारत इन चीजों में लीडर है। यहीं से दवाइयां दुनिया के अंदर सप्लाई होती हैं। बहुत सारी कंपनियां, बाहर की कंपनियां हैं, जो अपने देश की कंपनियों से, जैसे डॉक्टर रेड्डी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, एमक्योर कंपनी है, सिप्ला कंपनी है, ऐसी तमाम और भी कंपनियां हैं जिसके साथ बाहर वाली कंपनियां टाई अप करके दवाइयां मंगवाती हैं, और वो दवाइयां आगे दूसरे देशों में सप्लाई होती हैं, यहीं की दवाई जाती है वहां पे। लेकिन पैसे कौन देता है? अमेरिका देता है। तो ऐसे ही अगर अमेरिका बंद कर देता है तो दवाइयां बननी बंद हो जाएंगी। यानी कहने का मतलब यह है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। इंडिया इतना कैपेबल है कि वो दवाई आराम से दे सकता है। लेकिन जो वहां के लोग हैं, देखो हर इंसान के अंदर एक जान होती है, आपको पता है ना, हर इंसान के अंदर। आप अपने से फील करके देखो, अपने खुद से ये बात फील करके देखो, अगर आपसे एक गोली मिस हो जाती है, अगर आप एचआईवी पॉजिटिव हैं और डॉक्टर ने आपको बोल रखा है कि आपने एक भी गोली मिस नहीं करनी है, आप सोचो अगर वो गोली मिस हो जाती है, अगर आपके पास रखी हुई है गोली और फिर गलती से भूल जाते हो, अगले टाइम पे याद आती है, आपको टेंशन हो जाती है, आपका बीपी बढ़ने को हो जाता है, आप स्ट्रेस में चले जाते हो, आपके दिमाग में सवाल पैदा होने शुरू हो जाते हैं कि ये गोली का मैंने क्या करना है। अब डॉक्टर से पूछने पे डॉक्टर क्या बोलेगा कि छोड़ दो दवाई, एक गोली छोड़ दो, अगली ले लो, लेकिन पिछली गोली का क्या? हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, जबकि डॉक्टर ये बोलता है एक भी गोली आपने नहीं छोड़नी है। और वहां पे तो आप देख लो कितनी गोलियां छूट चुकी हैं, कितने टाइम की गोलियां छूट चुकी हैं। ऐसे में क्या होगा? रेसिस्टेंट होने का डर है, बस रेसिस्टेंट होने का डर है। अगर दवाई हो जाती है रेसिस्टेंट तो फिर उस एड का कोई फायदा नहीं होगा, उस सहायता का कोई फायदा नहीं होगा जो लेट पहुंचेगी, क्योंकि वो सारी दवाइयां रेसिस्टेंट हो चुकी होंगी। यानी कि उन दवाइयों का कोई प्रभाव नहीं होगा, दवाइयों का प्रभाव खत्म हो जाएगा, लोग देखते ही देखते दुनिया के सामने निकल जाएंगे। यानी कि ऐसा काम ना करो। मेरी भी प्रार्थना है यूएन से, जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, देखो हम बहुत छोटे यूट्यूबर हैं, लेकिन हमारे साथ एक बहुत बड़ी फैमिली जुड़ी हुई है, यानी कि 12,000 के आसपास
हमारी एक बहुत बड़ी फैमिली है, 12,000 मेंबरों की, यानी कि हमारी फैमिली है। यानी कि मैं नहीं, ये मान के चलो कि 12,000 मेंबर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये ऐड ना रोकें, ये ऐड ना रोकें। यानी कि जो भी ऐड, जो भी सहायता है उनको लगातार देते रहें, क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपके ऊपर। अगर आपने ये रोक दिया तो देखो लाखों जाने जा सकती हैं 5 साल के अंदर अंदर। हर इंसान के अंदर जान होती है, अपने से लगा के देखो, जब एक छोटी सी भी चोट लग जाती है, किसी बच्चे को चोट लगती है, उसकी मां को क्या होता है आप देखो। जब एक चीज का बचाव है तो इसका बचाव करो। ये इंसानियत यानी कि मानवता के हित में है ये चीजें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मानवता की ये चीजें खिलाफ हो जाएंगी। हम मानते हैं कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी होनी चाहिए, लेकिन यहां पे रिलीफ देना चाहिए उनको, यानी कि एक परमानेंट कोई सॉल्यूशन रखना चाहिए। हर साल परमानेंट फंड रिलीज करना चाहिए, एक ही बार रिलीज करना चाहिए, ताकि उनको पूरा साल कोई दिक्कत ना हो। या फिर 2030 तक एक बार ही कोई फंड रिलीज कर दे, ताकि वहां पे कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।